बिहारपुर के जंगल में कड़क सेठ रहता था। उसके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीन थी। कड़क का एक बेटा था कालू। कालू दिन भर मोटरसाइकिल चलाता था और यहाँ वहाँ पैसे लुटा रहा था। कड़क सेठ कालू की इन हरकतों से बहुत नाराज हो जाता है और एक दिन उसे अपने पास बुलाता है। कालू, तुझे क्या लगता है ये इतनी बड़ी जमीन जायदाद मैंने ऐसे ही खड़ी कर दी है? इसमें मैंने खून पसीना बहाया है, दिन रात मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ और एक तू है जो सब कुछ बर्बाद करने में तुला हुआ है। दिन भर कोई काम धाम नहीं करता, बस आवारागर्दी करता रहता है। तेरा पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है, इतना भरी हुई फीस बेकार गई। तू एक छोटी सी नौकरी के लायक भी नहीं है। लेकिन पिताजी, हमारे पास सब कुछ तो है, मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत? हाँ, जब समय आएगा तो मैं सब संभाल लूंगा। किसने कहा कि तुझे ये जमीन जायदाद मिलेगी? तू किसी लायक ही नहीं है। मैं तेरे नाम कुछ भी नहीं करूँगा। पहले एक काम तो करके दिखा, तब तो मैं मानूं कि तू किसी काबिल है। ये सुनकर कालू बहुत घबरा जाता है। उसने अपने पिताजी को कभी भी इतने गुस्से में नहीं देखा था। ठीक है पिताजी, मैं एक कोला की दुकान खोल देता हूँ। कोला की तो हजारों दुकानें हैं, तू कुछ अलग कर। फायर कोला की दुकान चला कर दिखा। मैं एक साल बाद तुझे देखूंगा कि कितना आगे बढ़ा है तू। लेकिन पिताजी, मैं तो कभी फायर कोला सुना भी नहीं हूँ, दुकान कैसे चलाऊंगा? काम शुरू करो और सब सीखते जाओ, मेहनत सब सिखा देगी। कालू ये सुनकर और घबरा जाता है, लेकिन अपने पिताजी की बात मान जाता है और अगले दिन से फायर कोला की दुकान खोल लेता है। ये क्या फंस गया मैं? कालू कोला में फायर लगाने की दिन रात प्रैक्टिस करता था और बहुत मुश्किल से 2 दिनों बाद उसे फायर सोडा बनाना आ जाता है। बेटा, ये क्या दुकान खोले हो? हरिया काका, फायर सोडा है ये, एक बार पी के तो देखो। ठीक है, तुम बच्चे भी क्या क्या काम करते रहते हो, मुझे एक फायर कोला देना तो। जी, अभी लो। कालू ऐसे तैसे करके एक फायर कोला बनाकर हरिया को दे देता है। तो हरिया कहता है, वाह कालू बेटा, तुमने तो बहुत ही टेस्टी फायर कोला बनाया है। मैं और लोगों के साथ फायर कोला पीने फिर आऊंगा। अरे कहीं ये मुझे पिटवाने के लिए और लोगों को तो नहीं लेकर आने वाला है। दादी ने मुझे कहाँ फंसा दिए। फायर कोला के काम में सादा कोला भी बेच सकता था ना। मैंने तो जैसे तैसे फायर कोला बनाकर दे दिया था। कालू, जो मुझे तुमने फायर कोला दिए थे ना, वो मेरे इन पोते पोतियों को भी दो। अगर मुझे अच्छा लगा तो इन्हें भी अच्छा ही लगेगा। ये सुनकर कालू बहुत खुश हो जाता है और कालू उनके लिए फायर कोला बनाकर दे देता है। सभी उसकी तारीफ करते हैं। अरे वाह, लोगों को मेरा फायर सोडा पसंद आ रहा है। हाँ कालू बेटा, तुम्हारी मेहनत सभी को पसंद आ रही है। देखो तुम्हारा फायर सोडा पीते ही लोग कितने खुश हैं और सभी तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। इसके बाद से कालू का आत्मविश्वास बढ़ जाता है और वो अलग अलग फ्लेवर्स के फायर ड्रिंक्स तैयार करने लगता है। फायर मैंगो, फायर ऑरेंज वगैरह वगैरह। ऐसे अचानक से उसकी दुकान में बहुत भीड़ लगने लगती है। कालू अब दिन रात मेहनत करता था। मुझे एक फायर मैंगो देना। मुझे फायर कोला और ऑरेंज मिक्स करके देना। भाई, मुझे तो रेगुलर फायर कोला ही अच्छा लगता है। जी, ये लीजिए आपके फेवरेट फायर ड्रिंक्स। इसके बाद से कालू का आग वाला ड्रिंक पूरे जंगल में फेमस हो जाता है और 1 साल कब बीत गए कालू को पता ही नहीं चलता। 1 साल बाद उसके पिताजी उसके पास आते हैं। क्यों कालू, दुकान कैसी चल रही है बेटा? पिताजी, 1 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। आपका कहना बिल्कुल सही है। सादा कोला तो कोई भी बेच लेता है, लेकिन फायर कोला बेचना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसे बनाना ही मुश्किल है। आपने मुझे मेहनत की कीमत सिखाई है पिताजी। मैं अब जमीन जायदाद की असली कीमत समझा हूँ कि कितनी मेहनत से सब कमाया जाता है। मेहनत की कमाई से बढ़कर कुछ नहीं होता है बेटा। तू पूरी मेहनत कर और अपना और अपने घर का नाम आगे बढ़ा। और फिर कालू अपनी मेहनत से और तरक्की करता है और अपने घर परिवार का बहुत जिम्मेदारी से ख्याल रखता है।
गांव के जंगल में पीलू अपना ऑमलेट का ठेला चलाती थी। वो बहुत गरीब थी और उसका पति बंटी कबूतर मशीन रिपेयरिंग का काम करता था, लेकिन उनकी बहुत आमदनी नहीं होती थी। एक दिन बंटी जब कड़क सेठ के घर में मशीन रिपेयर कर रहा था, उसकी मशीन अचानक से और खराब हो गई। ये क्या किया तुमने बंटी? मेरी 50,000 की मशीन खराब कर दिया। अब इसका हर्जाना तुझे देना होगा। लेकिन सेठ जी, मैं 50,000 कहाँ से लाऊंगा? मैं बहुत ही गरीब हूँ। वो मैं नहीं जानता, तू मुझे पैसा लाके दे, नहीं तो मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। ऐसे ही उदास मन से बंटी अपने घर आता है और पूरी बात पीलू से कहता है। तो पीलू कहती है, ये तो हमारे घर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। वैसे भी हमारा खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता था, अब तो ऊपर से और ये 50,000 का नुकसान भरना पड़ेगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चलिए मैं किसी से उधार लेके आती हूँ। तो बंटी कहता है, मैं भी हरिया काका से कुछ रुपये उधार लाता हूँ। ऐसे कहकर दोनों पति पत्नी पैसे उधार लेने के लिए चले जाते हैं। बंटी और पीलू हरिया तोता के पास पहुँचते हैं। बंटी कहता है, हरिया काका, मुझे कुछ रुपये उधार चाहिए थे। बदले में मैं तुम्हारे यहाँ आधी सैलरी में काम कर लूँगा। तो हरिया कहता है, अरे तुम जैसे होनहार मैकेनिक को उधार की जरूरत कैसे पड़ गई? पीलू बोलती है, इन्हें अपने काम में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हरिया काका, अगर हमें पैसे वापस नहीं किए तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। अब आप ही कुछ कीजिए। बंटी बोलता है, हाँ हरिया काका, हमारी थोड़ी मदद कर दीजिए। बदले में मैं आपके यहाँ काम कर लूँगा। हरिया बोलता है, अरे तुम लोग घबराओ मत, काम दाम में तो नफा नुकसान होता रहता है। वैसे तुम्हारा ऑमलेट का काम कैसे चल रहा है पीलू? पीलू बोलती है, मैं अकेले ज्यादा ऑमलेट नहीं बना सकती हूँ, तो बहुत कम आमदनी होती है। तो बंटी तुम्हारे लिए ऑमलेट बनाने की मशीन बना देगा, जिससे तुम तेजी से ऑमलेट बना सकोगी और तुम्हारा बहुत मुनाफा भी होगा। अरे ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? हरिया काका, आपने तो हमारी मुसीबत ही हल कर दी। अब मैं आपकी मदद से पीलू के लिए ऑमलेट मशीन बना दूंगा। फिर थोड़े ही दिनों बाद बंटी पीलू की ऑमलेट बनाने की मशीन तैयार कर देता है और वो लोग मिलजुल कर ऑमलेट बनाने लगते हैं। जल्दी ही एक दिन कड़क सेठ उनकी दुकान में आता है। अरे वाह बंटी, तुमने तो ये नायाब मशीन बनाई है। ऐसी मशीन तो मैंने पहले कभी नहीं देखी और इसका स्वाद भी बहुत टेस्टी है। तो बंटी कहता है, कड़क सेठ जी, आपकी तारीफ का शुक्रिया। ये लीजिए 20,000 रुपये, बाकी मैं जल्द ही आपको लौटा दूंगा। ऐसे ही दोनों पति पत्नी की दुकान के सामने बहुत से ग्राहकों की भीड़ बढ़ जाती है। अरे बंटी भैया, ये तो गजब की मशीन बनाई है आपने। मुझे इस मशीन के 3 ऑमलेट दे दो। तो दूसरा ग्राहक कहता है, हाँ हाँ, कड़क सेठ भी तारीफ करके गए हैं। इसमें जरूर कोई न कोई खास बात होगी। मुझे 5 ऑमलेट देना। उनकी दुकान चलती देखकर कालू कौवा बहुत जलने लगता है। पीलू की दुकान के सामने उसकी अंडा पाव की दुकान थी। वो पीलू और बंटी की दुकान की भीड़ देखकर सोचता है, इनकी दुकान तो अब जोर शोर से चलने लगी है। मुझे इसकी काट निकालनी पड़ेगी, नहीं तो ये लोग मेरी दुकान बंद करवा देंगे। ये मशीन मैं चोरी कर लूंगा। उसके बाद ये लोग कड़क सेठ का उधार भी नहीं चुका पाएंगे। फिर तो इन्हें जंगल ही छोड़कर जाना पड़ेगा। कालू उसी रात को पीलू और बंटी के घर जाता है और खिड़की से चुपचाप झांक कर देखता है। बंटी और पीलू आराम से सो रहे थे। कालू अंदर आता है और मशीन उठाकर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे जोर का करंट लगता है और वो चीख उठता है। पीलू चिल्लाती है, चोर चोर चोर। दोनों पति पत्नी कालू को झाड़ू से पीटने लगते हैं। पीटो इसे। अरे ये तो कालू है। कालू भाई, आप हमारे इस मशीन के साथ क्या कर रहे थे? तो कालू कहता है, अरे मुझे पहले इस करंट से तो बचाओ। बंटी मशीन का प्लग निकालता है और
कालू को करंट लगना बंद हो जाता है। हाय, मैं तो जल गया। मैं तुम्हारी मशीन चोरी करने वाला था बंटी, क्योंकि तुम्हारे ऑटोमेटिक ऑमलेट मशीन से मुझे बहुत नुकसान हो रहा था। अब तो मैं काम करने लायक ही नहीं रहा। तो पीलू कहती है, आपकी हालात देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आप हमारे यहाँ काम करो, लेकिन वादा करो कि अब से धोखाधड़ी नहीं करोगे। कालू बंटी की दया देखकर उसे वादा करता है कि वो अब से पूरी ईमानदारी से काम करेगा। उसके बाद से बंटी और पीलू की ऑमलेट बनाने की मशीन से बहुत अच्छी कमाई होती है और वो लोग कड़क सेठ का उधार भी चुका देते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं। बांसपुर गांव में पीलू ऑटो रिक्शा चलाती थी। उसका एक बेटा था टिल्लू। टिल्लू स्कूल में पढ़ाई करता था। ऐसे ही एक दिन स्कूल की प्रिंसिपल कोयल मैडम पीलू को स्कूल में बुलाती है। पीलू जी, आप बहुत मेहनत करती है और टिल्लू को पढ़ा रही है, लेकिन आपकी मेहनत पानी में जा रही है। क्या बात है प्रिंसिपल मैडम, आप ऐसा क्यों बोल रही है? देखिए पीलू जी, क्रिसमस पास आ रहा है। सभी बच्चे क्रिसमस की एग्जाम में पास होने के लिए मेहनत कर रहे हैं, मगर आपका बेटा स्कूल में टाइम पास करता है। वो लकड़ी के टुकड़ों से कुछ न कुछ बनाता रहता है। उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्लास में ध्यान नहीं रहता है। ऐसे में वो एग्जाम कैसे पास करेगा? आप उसे कुछ काम में ही लगवा दो, यहाँ उसका कुछ नहीं होने वाला। आप ऐसा मत बोलिए मैडम, वो मेरे जैसा गरीब ना रहे, इसलिए उसे यहाँ पढ़ा रही हूँ। मैं उसे समझाऊंगी। उसके बाद पीलू रात में अपने बेटे टिल्लू से बात करती है। टिल्लू, तुम्हारी स्कूल की प्रिंसिपल मुझे बुलाई थी। तुम स्कूल में पढ़ाई नहीं करते हो और बेकार में लकड़ी के सामान बनाते हो। मैं पढ़ाई ध्यान भी देता हूँ और साथ में लकड़ी के खिलौने भी बनाता हूँ। मैं दोनों काम एक साथ कर सकता हूँ माँ। लेकिन तू लकड़ी के खिलौनों को क्यों बना रहा है? एक काम में ही ध्यान क्यों नहीं देता? पढ़ाई में ही ध्यान रख, बाद में खिलौने बनाना। माँ, क्रिसमस पास में है, बच्चे लकड़ी के खिलौने खरीदते हैं। मैं सोच रहा था क्यों ना मैं खिलौना बनाऊं। नहीं बेटा, मैं ऑटो चला रही हूँ ना, तो फिक्र मत कर और स्कूल में अच्छे से पढ़ाई कर। टिल्लू अपनी माँ का कहना मान लेता है, लेकिन उसी रात कालू कौवा पीलू के घर में उसके ऑटो के पास आता है। कालू भी ऑटो चलाता था और पीलू से जलता था। वो एक औरत होकर ऑटो क्यों चलाती है, ये उसका ख्याल था। कालू अपने मन में कहता है, पीलू पिद्दी चिड़िया, तू मुझसे ज्यादा कमाती है, मैं तेरे ऑटो को जलाकर राख कर दूंगा। ऐसा सोचकर कालू ऑटो को नकली चाबी से खोल देता है और उसका इंजन और पहिए चुरा कर भाग जाता है। अगली सुबह पीलू अपने बेटे के साथ घर के बाहर आती है तो अपने ऑटो की ऐसी हालत देखकर रोने लगती है। हे भगवान, ये गरीबी में तू कैसी परीक्षा ले रहा है? मेरी ऑटो का तो इंश्योरेंस भी नहीं है। अब मैं अपने बेटे को कैसे पढ़ाऊंगी? ऑटो के लिए बैंक से जो कर्ज लिया था उसे भी चुकाना है। सोची थी इस बार क्रिसमस में लोग घूमने फिरने के लिए ज्यादा बाहर निकलेंगे तो मेरी ऑटो से कमाई हो जाएगी। सब बर्बाद हो गया। पीलू अब मजदूरी का काम करने लगी और घर के लिए पैसे कमाने लगी। कालू ये देखकर बहुत खुश हो रहा था। पीलू से पैसा मांगने के लिए मकान मालिक आता था, बैंक वाले आते थे। पीलू बहुत उदास होने लगी थी और उसकी तबीयत भी खराब होने लगी थी। ये देखकर एक दिन टिल्लू स्कूल खत्म होने के बाद जंगल जाकर लकड़ियाँ काट कर लाता है और उन लकड़ियों को तराशने लगा। छन्नी और हथौड़े की मदद से वो एक सुंदर लकड़ी का ऑटो रिक्शा बना लेता है। फिर टिल्लू उस ऑटो ले जाकर अपनी माँ को दिखाता है। माँ देखो, तुम्हारे लिए क्रिसमस गिफ्ट। अरे बेटा, ये क्या है? ये लकड़ी का इतना बड़ा ऑटो तू कहाँ से लाया है? माँ, ये ऑटो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। 1 रुपया भी इसमें खर्च नहीं आया। अब तुम क्रिसमस में इसको लेकर चलाओ। और हाँ, वो पुराना हिस्सा ऑटो का है ना, उसको मैं इस ऑटो के ऊपर फिट कर देता हूँ।
ये डबल डेकर ऑटो बन जाएगा। मैं इस पे वाटरप्रूफ पेंट कर दूंगा। वाओ मेरे टिल्लू, मुझे तुझ पर गर्व है। फिर पीलू उस ऑटो को ले जाकर जंगल में घूमने लगी। ये देखकर कालू का सिर चकरा गया और वो बेहोश हो गया। पीलू के डबल डेकर ऑटो में बहुत से सवारी बैठ जाते थे। हे भगवान, इस ऑटो को अगर मैं तोड़ दूंगा तो ये ट्रिपल डेकर ऑटो ले आएगी, फिर बस ही बना देगी। मैं तो जंगल छोड़कर जा रहा हूँ। और फिर इस तरह से पीलू अपनी मेहनत से ज्यादा पैसे कमाने लगती है। उसके घर की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है और टिल्लू भी बहुत मन लगाकर पढ़ाई करता है। वो स्कूल में फर्स्ट आता है। कोयल प्रिंसिपल उसकी बहुत तारीफ करती है। इस तरह से सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। महादेवपुरी गांव के जंगल में पीलू अपना एक छोटा सा पराठे का ठेला चलाती थी। वो बहुत गरीब थी और उसका पति बंटी कबूतर फर्नीचर रिपेयरिंग का काम करता था। पीलू चिड़िया और बंटी दोनों हनुमान जी की भक्ति किया करते थे। वो लोग हर दिन हनुमान जी को भोग लगाते थे और राम नाम का जाप किया करते थे। एक दिन बंटी जब काम से लौट रहा था तब उस पर कुछ अनजान गुंडे हमला कर देते हैं और वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। कालू कौवा भी पीलू की दुकान के सामने अपनी खाने की दुकान चलाता था। वो ये सुनकर बहुत खुश होता है कि पीलू के घर मुसीबत आई है। हे हनुमान जी, ये क्या हो गया? इन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था? अब आप ही हमारी सहायता कीजिए। पीलू, दुखी मत हो। हनुमान जी के कारण ही मैं बचा हूँ, नहीं तो मेरी जान भी जा सकती थी। जी, आप सच कह रहे हैं। मुझे भक्ति में शक नहीं लाना चाहिए। मैं थोड़े गहने बेच कर आती हूँ जिससे आपका इलाज हो सके, क्योंकि अब मुझे भी थोड़े दिनों तक दुकान बंद रखनी पड़ेगी आपकी देखभाल के लिए। तो गहने बेचने से कुछ पैसे घर के काम भी आ जाएंगे। मैं तुम्हारे लिए और गहने बनवा दूंगा पीलू, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आप किसी बात की फिक्र मत कीजिए, हनुमान जी हमारे साथ है, बस यही काफी है। पीलू गहने बेचने के लिए जाती है, लेकिन बीच रास्ते में उसको वही अनजान लुटेरे मिलते हैं और उसे गहने लूट लेते हैं। पीलू उदास मन से एक पेड़ के नीचे रोने लगती है। तभी वहाँ एक साधु आते हैं। बेटे, क्या हुआ? क्यों रो रही है? पीलू उन्हें पूरी बात बताती है कि उसके घर के कैसे हालात है। रो मत, तुम तो राम का नाम जपने वाली हो। मुझे राम नाम जपने वाले बहुत प्रिय है। ये लो एक कढ़ाई, इसमें तुम खाना पकाओ और अपनी दुकान में बेचो। इससे तुम्हारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। पीलू उस कढ़ाई को ले लेती है और घर जाकर बंटी से पूरी बात कहती है। फिर वो कढ़ाई में खाना बनाकर सबसे पहले हनुमान जी को भोग लगाती है। ये तो हमारे घर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है पीलू। वैसे भी हमारा खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता था, अब तो ऊपर से गहने भी लुट गए। लेकिन अच्छा हुआ कि साधु महाराज मिल गए। हो सकता है उन्हीं के आशीर्वाद और हनुमान जी की कृपा से सब ठीक हो जाए। मुझे पूरा विश्वास है जी। फिर पीलू उस कढ़ाई में अपनी दुकान में सब्जी बनाना शुरू कर देती है, जिसको खाकर सभी उसकी बहुत तारीफ करते हैं। और उस कढ़ाई से सब्जी तब तक खत्म नहीं होती जब तक कि सभी ग्राहक खा नहीं लेते थे। पीलू ये देखकर हनुमान जी को और उस साधु बाबा को याद करती है। आपकी बहुत दया है हनुमान जी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। अब बेटी पीलू, कितनी स्वादिष्ट सब्जी बनाई हो। ऐसी सब्जी हर रोज तुम हमें खिलाया करो। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। हाँ हरिया भाई, ये कमाल तो सिर्फ पीलू दीदी ही कर सकती है। इनके खाने की जितनी तारीफ की जाए कम है। मेरे घर के लिए 5 प्लेट खाना पैक कर दो पीलू दीदी। पीलू की दुकान में कमाई होती देखकर कालू कौवा बहुत जलने लगता है। वो पीलू को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचता है। इसकी दुकान तो अब जोर शोर से चलने लगी है। मुझे इसकी काट निकालनी पड़ेगी, नहीं तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। इसके पास ये
चमत्कारी कढ़ाई आई है कहाँ से? इसको मैं चोरी करवा लूंगा, उसके बाद ये लोग भिखारी हो जाएंगे। कालू उसी रात को उन अनजान बदमाशों से मिलता है और उन्हें पीलू के घर से कढ़ाई चुराने के लिए पैसे देता है। पीलू अपने घर में हनुमान जी की आरती करती है और बंटी को दवाइयाँ खिलाती है। इसके बाद दोनों पति पत्नी राम नाम का जाप करते हैं, खाना खाते हैं और वो सो जाते हैं। उनके घर अनजान बदमाश घुसते हैं और चुपचाप झांक कर देखते हैं। बंटी और पीलू आराम से सो रहे थे। वो सब अंदर आते हैं और उस कढ़ाई को उठाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तभी वो कढ़ाई अचानक से बहुत बड़ी हो जाती है और वो सारे बदमाश उस कढ़ाई के नीचे दब जाते हैं और चीख उठते हैं, अरे ये तो वही बदमाश है जिन्होंने मेरे गहने लूटे थे। पीलू की चिल्लाना देख बंटी उठता है और देखता है, इन्हीं लोगों ने मुझ पर हमला किया था। ये लोग साधु बाबा जी की चमत्कारी कढ़ाई चुराने आए थे। वो साधु बाबा कोई और नहीं थे, हनुमान जी ही थे। उन्हीं के ऐसे चमत्कार हो सकते हैं। हमें माफ कर दो हनुमान भक्तों, हमें तो कालू ने तुम्हारे यहाँ भेजा था। और फिर पीलू और बंटी पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस उन बदमाशों को और उनके कहने पर कालू को पकड़ कर ले आती है। बंटी और पीलू हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, हे हनुमान जी, आपकी दया अपरंपार है, आपकी जय हो। जय सिया राम, जय हो। कालू अपने लालच के कारण जेल में जा चुका था। बंटी और पीलू अपनी मेहनत और हनुमान जी की भक्ति करते हुए दुकान चलाते हैं और उस कढ़ाई में खाना बनाते हैं। वो लोग हर रोज अब गरीब लोगों को मुफ्त में खाना भी देते थे और हंसी खुशी रहने लगते हैं।